Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. My number is 9899123008. In case of any feedback or in case of any help in and around Delhi, professional help in and around Delhi, you can contact me in this नंबर. तो हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स. और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जनरली हम ऑथेंटिकेशन के लिए लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगाते हैं. और फिर हमने ये पढ़ा था कि पासवर्ड कैसे यूज़ करते हैं और टोकन बेस्ड पासवर्ड्स होते हैं और बायोमेट्रिक डिवाइसेस होते हैं. और फाइनली हम आए थे कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे लगाएं. तो हमने ये पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिस पर जो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स एस्टेब्लिश करता है वो सिक्योरिटी कर्नल होता है. सिक्योरिटी कर्नल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे रेफरेंस मॉनिटर के बारे में. रेफरेंस मॉनिटर क्या होता है? तो रेफरेंस मॉनिटर जो होता है सिक्योरिटी कर्नल का पार्ट होता है. और हमने ये पढ़ा था सिक्योरिटी कर्नल जो है कर्नल का पार्ट होता है. और हमने ये पढ़ा था कि कर्नल जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर में दो लेयर्स होती हैं. एक होती है कर्नल, एक होती है शेल. कर्नल जो होता है हार्डवेयर के चारों तरफ होता है और वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है कॉन्स्टेंटली. और किस लैंग्वेज में करता है? मशीन लैंग्वेज में, यानी 0101 में करता है. और फिर उसके बाद वो शेल से कम्युनिकेट करता है, यानी शेल और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, शेल और कर्नल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. इसके बारे में पहले क्लैरिटी दी जा चुकी है. कर्नल और शेल होता है. जो कर्नल होता है उसके अंदर सिक्योरिटी कर्नल होता है. और सिक्योरिटी कर्नल क्या होता है वो पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं. सिक्योरिटी कर्नल के अंदर रेफरेंस मॉनिटर होता है. तो रेफरेंस मॉनिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटी कर्नल का. और ये वो पोर्शन है जो ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल, कोई ऑब्जेक्ट्स के एक्सेस को कंट्रोल करता है. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ ली है. तो उसमें क्या है कि हर प्रोग्राम को हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और उसमें ऑब्जेक्ट दे देते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट बना देते हैं ताकि उसी ऑब्जेक्ट का कॉन्स्टेंटली यूज़ हो सके. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में हम अगर हमें एक्सेस लेनी है तो सबसे पहले रेफरेंस मॉनिटर के थ्रू हमें जाना पड़ेगा. रेफरेंस मॉनिटर कंट्रोल करता है ऑब्जेक्ट की एक्सेस को. तो रेफरेंस मॉनिटर जरूरी नहीं है सिंगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हो, वो कलेक्शन हो सकता है कई सॉफ्टवेयर्स का, और एक्सेस कंट्रोल कर सकता है डिवाइस के लिए, फाइल्स के लिए, मेमोरी के लिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस के लिए और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रेफरेंस मॉनिटर एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को मेंटेन करता है. और यहां पर एक चीज है सॉरी, वो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को मेंटेन करेगा लेकिन उसे चेंज नहीं करेगा. यानी कि रेफरेंस मॉनिटर एक गार्ड की तरह है. ऑफिस के सामने एक गार्ड होता है, गार्ड को जो बता दिया जाता है वो करता है. यानी वो पॉलिसी को मेंटेन करता है लेकिन पॉलिसी डिटरमाइन कोई और करता है. उसका बॉस कोई एडमिन का बंदा आके बता देगा भाई ये पॉलिसी है. तो यानी कि सिक्योरिटी कर्नल एडमिन डिपार्टमेंट की तरह है और टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है या एडमिन डिपार्टमेंट बनाता है और वो एक गार्ड को दे देता है. गार्ड का नाम है रेफरेंस मॉनिटर, अगर लूज टर्म्स में समझा जाए तो. वैसे रेफरेंस मॉनिटर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. एक कंपनी में गार्ड की तरह नहीं, उससे ज़्यादा डिफरेंट फंक्शन है. लेकिन अगर इस तरह से ये देखा जाए कि वो क्या करता है तो बेसिकली वो समझने के लिए या एड टू मेमोरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो केवल मेंटेन करता है एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को. वो उस एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकता. तो वो केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा पॉलिसी के बारे में कि भाई ये पॉलिसी है, इसको रिसोर्स को एक्सेस देना है, नहीं देना है, क्या करना है, पर्टिकुलर लेवल को रिसोर्स का एक्सेस देना है, पर्टिकुलर लेवल ऑफ बंदे को एक्सेस नहीं देना है. तो ये सारी चीज़ें, ये सारे रूल्स एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी पॉलिसी में होंगे और सिक्योरिटी पॉलिसी को मेंटेन करने का काम रेफरेंस मॉनिटर होगा. तो सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर एक सेपरेट मॉड्यूल होता है, यानी एक सेपरेट ऑब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट एक्सेस कंट्रोल डिसीजंस को इन्फोर्स करता है. और पर्टिकुलरली दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी प्रोसेसेस को भी वो करेगा, मेंटेन करेगा. वो देखेगा जैसे फॉर एग्जांपल गार्ड खड़ा होता है कंपनी के बाहर, तो वो देखता है आप एक्सेस कार्ड आप वहाँ पर लगा के जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो. कार्ड रीडर है तो उसके पास लगा के जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आप कहीं वैसे ही तो नहीं चले जा रहे हो. तो सिक्योरिटी की प्रोसेसेस को और सिक्योरिटी एक्सेसेस को दोनों को मेंटेन करने का काम रेफरेंस मॉड्यूल का होता है, रेफरेंस मॉनिटर का होता है.
तो सारे के सारे सिक्योरिटी ऑपरेशंस इसके थ्रू रूट आउट होने होंगे, क्योंकि अगर इसके थ्रू रूट आउट नहीं होंगे तो रेफरेंस मॉनिटर के थ्रू रूट आउट नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो फिर ये मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये ही डिसाइड करेगा कि स्पेसिफिक ऑपरेशन परमिट करने हैं या डिनाई करने हैं, और ये कैसे डिसाइड करेगा, इसके पास पॉलिसी होगी। तो रेफरेंस मॉनिटर एक वॉल की तरह काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर जो है उसके चारों तरफ एक वॉल की तरह काम करता है। तो मेन एलिमेंट्स क्या होंगे इफेक्टिव रेफरेंस मॉनिटर के? सबसे पहले ये हमेशा ऑन होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी एक सेकंड के लिए कॉम्प्रोमाइज़ होगी, बात खत्म हो गई। प्रधानमंत्री है इंडिया का, एक सेकंड कॉम्प्रोमाइज़ होगी उसकी सिक्योरिटी, हो गया। सिक्योरिटी राउंड द क्लॉक होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सारे टाइम होनी चाहिए, एंटायर सिस्टम, एंटायर फाइल, एंटायर ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो सिक्योरिटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी पता है कि बंदे की प्रधानमंत्री है 23 घंटे तो ये सिक्योरिटी में रहता है, आधा घंटे कहीं बिना सिक्योरिटी के रहता है, तो आधा घंटे में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिक्योरिटी हमेशा ऑन रहनी चाहिए, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होनी चाहिए और कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट होनी चाहिए, सारे टाइम्स के लिए इंप्लीमेंट होनी चाहिए, एंटायर सिस्टम के लिए इंप्लीमेंट होनी चाहिए, हर फाइल और ऑब्जेक्ट के लिए इंप्लीमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि तो इसका मतलब रेफरेंस मॉनिटर जो है ऑलवेज ऑन होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एंटायर सिस्टम के लिए होना चाहिए, हर फाइल हर ऑब्जेक्ट के लिए ऑन होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि प्रीएम्पशन नहीं हो सकना चाहिए, कोई भी रेफरेंस मॉनिटर को प्रीएम्प्ट ना कर पाए। अगर प्रीएम्प्ट कर देगा तो ये पॉसिबल हो जाएगा कि मैकेनिज्म को बाईपास किया जा सके, पॉलिसी को वायलेट हो जाए, जो पॉलिसी इन्फोर्स की जा रही है वो वायलेट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एयरपोर्ट में देखा होगा कि हर किसी बंदे की सिक्योरिटी चेक होता है, लेकिन अगर डिप्लोमेट्स का नहीं होता है और कई लोगों का नहीं होता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी ओवरराइड हो सकती है, बाईपास हो सकती है, प्रीएम्प्ट हो सकती है। यानी कि कोई डिप्लोमेट है, अपने उसमें कोई चीज़ स्मगल करके ले जा रहा है, कुछ वैसे होता नहीं है, लेकिन या फिर ऐसा है कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को बोला गया है, ये जो प्रोग्राम को रेफरेंस मॉनिटर को बाईपास करने की इजाज़त दे दी, उस प्रोग्राम के थ्रू हैकर घुस सकता है, उस प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस प्रिविलेजेस टेम्पर किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं, प्रॉब्लम की उनकी इंटेग्रिटी इंपेयर की जा सकती है। दूसरी, रेफरेंस मॉनिटर टेम्पर प्रूफ होना चाहिए। अटैकर को पता होना चाहिए कि भाई अटैक करेगा तो पॉसिबल नहीं होगा इसको पेनिट्रेट करने का, इम्पॉसिबल होना चाहिए अटैकर को अटैक करे। अटैक मीडिएशन मैकेनिज्म कहते हैं, मतलब अटैकर जो है जिस मैकेनिज्म को यूज करता है उसे कहते हैं अटैक मीडिएशन मैकेनिज्म। तो उसे पता होना चाहिए वो ओवरराइड नहीं कर सकता है इसको, टेम्पर प्रूफ है ये। जो रेफरेंस मॉनिटर है वो टेम्पर प्रूफ है। तो जब भी कोई प्रोग्राम होगा वो इसके एक्सेस चेक से गुजर कर ही जाएगा, और जो भी ऑथराइजेशन होंगे वो इन्फोर्स किए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये लाइट वेट होना चाहिए। भाई प्रोग्राम एक्सेस ले रहे हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा लोग एक्सेस कर रहे हैं तो इसको छोटा होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम लगना चाहिए इसमें, ये जल्दी एनालिसिस इसको जल्दी एनालिसिस कर लेने की क्षमता होनी चाहिए, और ये इफेक्टिव होना चाहिए। और इफेक्टिव कब होगा? जब रोबस्ट स्मॉल प्रोग्राम होगा। अगर बड़ा अनविल्डी प्रोग्राम होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो रेफरेंस मॉनिटर जो हमने पढ़ा, रेफरेंस मॉनिटर हमने क्या पढ़ा? रेफरेंस मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक गार्ड की तरह एक्ट करता है, और वो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को मेंटेन करता है, यानी कि वो उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको बनाता नहीं है, उसका काम ये होता है उसको मेंटेन करना। और उसके लिए कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं। इफेक्टिव रेफरेंस मॉनिटर के लिए कुछ मेन एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले हमेशा ऑन होना चाहिए, यानी कि हर समय सिक्योरिटी कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट हो, तभी हो सकेगी जब वो हर समय ऑन हो, जो रेफरेंस मॉनिटर है। दूसरा ये है कि प्रीएम्पशन नहीं होना चाहिए, अगर प्रीएम्पशन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। टेम्पर प्रूफ होना चाहिए, और उसके बाद लाइट वेट होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रेफरेंस मॉनिटर
एक्सेस कंट्रोल कर सकता है, तभी एक्सेस कंट्रोल कर सकता है, इफेक्टिवली तभी एक्सेस कंट्रोल कर सकता है। अगर उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, सरकमवेंट नहीं किया जा सकता है किसी रोग प्रोसेस के द्वारा, यानी कि हैकर या कोई पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा उसे सरकमवेंट या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। और वो सिंगल पॉइंट है जिसके थ्रू सारी एक्सेस रिक्वेस्ट पास होनी चाहिए, सारी एक्सेस रिक्वेस्ट एक ही जगह से पास होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेस रिक्वेस्ट पास होगी तो वो एक्सेस ऑथराइजेशन करेगा। और जैसे हमने पहले पढ़ा, एक्सेस कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए। एक्सेस कंट्रोल्स 95%, अगर आपका एक्सेस कंट्रोल ठीक है तो सब चीज़ ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल्स एक जगह से पास होनी चाहिए। अगर एक दरवाज़ा है तो जाहिर है चोर को घुसने में प्रॉब्लम होगी, अगर 10 दरवाजे हैं तो फिर आपकी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है। तो एक दरवाज़ा क्रिएट करना इफेक्टिव सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक दरवाज़ा, अगर मान लिया सपोज दरवाज़ा बहुत छोटा हो, दरवाज़ा चीज़ों को आने जाने में बड़ा टाइम लगा दे रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एफिशिएंसी में क्रिएट हो जाएगी प्रॉब्लम। इसीलिए लाइट वेट रहना चाहिए। तो एक सिंगल दरवाज़ा की तरह काम करता है, सिंगल पॉइंट की तरह काम करता है, जिसमें सारी एक्सेस रिक्वेस्ट पास होनी चाहिए। तो एक तो मॉडिफाई या सरकमवेंट नहीं होना चाहिए किसी भी रॉक प्रोसेस के द्वारा। दूसरी बात यह है कि सिंगल पॉइंट के थ्रू सारी की सारी एक्सेस रिक्वेस्ट पास होनी चाहिए, और वो सिंगल पॉइंट है रेफरेंस मॉनिटर। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये करेक्ट फंक्शनिंग करना चाहिए। इसका क्रूशियल रोल है सिक्योरिटी को इन्फोर्स करने के लिए। तो इसमें बग्स नहीं होने चाहिए। अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगी, किसी पीरियड के लिए सही तरीके से काम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो मॉडिफाई सरकमवेंट नहीं होना चाहिए, सिंगल पॉइंट होना चाहिए, सारे एक्सेस इसी के थ्रू जाने चाहिए। और दूसरा बात ये करेक्टली फंक्शन करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंपल होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपका करेक्टनेस कम हो जाती है, मतलब करेक्ट बिहेवियर की लाइकलीनेस रिड्यूस हो जाती है। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, उस साइज ऑफ प्रोग्राम बढ़ गया है तो प्रॉब्लम हो सकती है। बेस्ट एश्योरेंस करेक्टनेस का, करेक्ट पॉलिसी इन्फोर्समेंट का, यह है कि आप स्मॉल सिंपल अंडरस्टैंडेबल रेफरेंस मॉनिटर बनाओ, जो अनविल्डी ना हो, जो बड़ा ना हो, जो कॉम्प्लेक्स ना हो। क्योंकि कॉम्प्लेक्स होगा, बड़ा होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो ये था रेफरेंस मॉनिटर। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान देनी होगी, रेफरेंस मॉनिटर ही सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म जाके ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, एक पर्टिकुलर कोड है जो सिक्योरिटी को इन्फोर्स करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन यही केवल सिक्योरिटी मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। मतलब सिक्योरिटी मैकेनिज्म के दूसरे पार्ट्स भी होते हैं, दूसरे सिक्योरिटी सूट्स भी होते हैं। तो जैसे दूसरे सिक्योरिटी सूट्स हो सकते हैं, जैसे ऑडिट हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन प्रोसेसिंग हो सकती है, या फिर आप इन्फोर्समेंट पैरामीटर्स बना रहे हो कि कौन अलाउेबल सब्जेक्ट्स हैं, कौन अलाउेबल सब्जेक्ट्स नहीं है। अगर आपने ये बना दिया, एक गलत आदमी को एक्सेस दे दी और उसको रेफरेंस मॉनिटर को पॉलिसी बना दी कि इसको जाने देना है, तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो इन्फोर्समेंट पैरामीटर्स इन्फोर्स करना ये अलग चीज़ है कि किसको आपको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है, किसको कौन से रिसोर्सेज देने, किसको कौन से रिसोर्सेज नहीं देने। रेफरेंस मॉनिटर अलग काम करता है। रेफरेंस मॉनिटर को आपने एक बार बता दिया, उसके रूल्स बता दिए, तो उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये अगर हम ये नहीं लगना चाहिए कि भाई रेफरेंस मॉनिटर ही से पर जाकर सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। सिक्योरिटी जो है वो एक्सटेंड करती है, सिक्योरिटी करने के लिए सिक्योरिटी प्रोसेसेस एक्सटेंड करती हैं। रेफरेंस मॉनिटर उन सिक्योरिटी प्रोसेस का एक पार्ट है, और दूसरी सिक्योरिटी वो प्रोसेसेस है इंटरेक्ट करती रहती हैं रेफरेंस मॉनिटर से। तो ये डेटा रिसीव करती रहेंगी, अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो वो डेटा रिसीव करती रहेंगी, और अगर मान लिया सपोज डेटा प्रोवाइड करना है तो इसे प्रोवाइड करती रहेंगी। मतलब भाई पॉलिसी अगर चेंज हुई तो रेफरेंस मॉनिटर को आपको बताना पड़ेगा कि क्या पॉलिसी चेंज हो गई है। रेफरेंस मॉनिटर उसी के अनुसार एक्ट करेगा। इसके अलावा होते हैं पैम यानी प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स।
पैम जो होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए सपोज पर्टिकुलरली लाइनक्स से स्टार्ट हुए, ये क्या होता है कि कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो एक थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, पैम को यूज़ करते हैं, प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स। प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स का मतलब ये है, पर्टिकुलरली लाइनक्स करते हैं ये, लाइनक्स वगैरह जो है में यूज़ होता है, पैम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल एक सेपरेट मॉड्यूल है। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो तो पैम उसका अलग डेवलप होगा, और जिस टाइम पर आप प्रोग्राम को रन करोगे, रन टाइम जिसे कहते हैं, उससे पहले आपको पैम उसमें प्लग करना पड़ेगा। यानी आप प्रोग्राम आराम से डेवलप करते रहो, प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल उसमें लगा दो, हाई लेवल ऑफ प्रोग्राम आप डेवलप कर लो, सोफिस्टिकेटेड, उसमें नॉर्मल पैम लगा दो। यानी कि उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम में उन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आप प्रोग्राम डेवलप करो, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करो। जहाँ तक सिक्योरिटी का बात है उसके लिए पैम भी होगा, प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल होगा। एक मॉड्यूल होगा जो सेपरेटली बाद में प्लग किया जा सकता है, जैसे हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखी जाती है। यानी कि अगर आप मैंने पहले जैसे अपने मॉड्यूल में बताया था कि अगर मान लिया सपोज आप एक वीडियो गेम बना रहे हो और उसमें कार दौड़ रही है, तो आप कार का एक प्रोग्राम बना दो और उसको फिर उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो, वो कार का एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह से सिक्योरिटी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, वो ऑब्जेक्ट हो गया प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल यानी पैम। तो अभी पहले हमने पढ़ा था कि पासवर्ड्स हैं मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑथेंटिकेशंस के, और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक्स भी एक अल्टरनेटिव है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें एक और फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई कि भाई थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन, ताकि सारी ऑथेंटिकेशन एक थर्ड पार्टी हैंडल करे और वही स्पेशलाइज्ड हो ऑथेंटिकेशन में, वो प्रोग्राम का पार्ट ना हो। प्रोग्राम बाद में प्रोग्राम में प्लग इन करना पड़ेगा आपको, लेकिन जिस समय आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि भाई हर समय इसके थ्रू डेटा रूट होगा, इसके थ्रू एक्सेस ऑथेंटिकेशन रूट होगी। ऑथेंटिकेशन का टेंशन है प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल का। तो पर्टिकुलरली जैसे लिनक्स, सोलारिस, इसमें ये इंटरफेस प्रोवाइड किए जाते हैं प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स के रूप में। तो पैम एक वे प्रोवाइड करता है कि भाई किस तरह से प्रोग्राम को डेवलप किया जाए और जिसमें कि ऑथेंटिकेशन स्कीम इंडिपेंडेंट हो, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के आता है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि रन टाइम पर क्या कहते हैं, जब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, जब प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके पहले क्या होता है, आपको ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल प्लग इन करना पड़ता है और फिर उसी के बाद प्रोग्राम रन करेगा। तो कौन सा पैम आप अटैच करेंगे ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम सेटअप पर, लोकल सिस्टम सेटअप पर और लोकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के डिस्क्रिप्शन पर होता है। तो यानी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश की। आपने ये देखा होगा कि हर जगह एक फ्लेक्सिबिलिटी है और हर जगह एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए देने की कोशिश की क्योंकि अल्टीमेट एम ये है सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट का कि कंप्यूटर बनाना और कंप्यूटर यूज़ करना, कंप्यूटर हाईली सिक्योर हो, लेकिन उसको बनाना, उसको डिज़ाइन करना बहुत ईजी हो, मतलब उसके लिए स्पेशलिस्ट हो। तो प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल यही करता है, वो एक मॉड्यूल बनाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और वो पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है वो बाद में आप प्रोग्राम बनाकर, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बनाकर उससे प्लग कर सकते हो। और इतना ही नहीं, लोकल सिस्टम सेटअप या जो आपका लोकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वो डिटरमाइन कर सकता है भाई कौन सा पैम यूज़ करेंगे। तो पैम में क्या फैसिलिटीज़ होती हैं? ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी होती है, मैनेजमेंट की, अकाउंट मैनेजमेंट की, सेशन मैनेजमेंट की, पासवर्ड मैनेजमेंट की। अब ये पैम बनाया क्यों? हमने कुछ सेशन पहले पढ़ा था सिंगल साइन ऑन मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि एक पासवर्ड हो और 10 सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सके। यानी कि अगर आप कंप्यूटर में एक पासवर्ड हो, एक बार आपने पासवर्ड डाला, बात खत्म हो गई।
जहाँ जहाँ जिस जिस लेवल का एक्सेस आपको मिलना है उसको आपको मिल जाना चाहिए। आपको पासवर्ड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि मैं पहले एक कंपनी में काम करा करता था बहुत पहले, जेनपैक्ट में मेरे पास 12 पासवर्ड्स थे, 12 सॉफ्टवेयर्स के 12 पासवर्ड्स थे। तो वो 12 पासवर्ड्स मैं यूज़ किया करता था, लेकिन वहाँ हाई रिस्क सिचुएशन, वो क्लाइंट की डिमांड थी। क्लाइंट ने बोला था कि भाई ऐसा सिक्योर सिस्टम बनाओ जहाँ कम से कम 12 जो उन्होंने ये नहीं बोला था, उन्होंने ये बोला था कि सिक्योरिटी वो देखने चेक करने आते थे और सिक्योरिटी सजेशंस देखते थे और उससे इवॉल्व होते हुए 12 पासवर्ड्स बन गए। हर सिस्टम के वो सिक्योरिटी को बड़ा क्वेश्चन करा करते थे। लेकिन अगर सिक्योरिटी रिस्क इतना बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो आप सिंगल साइन ऑन यूज़ कर सकते हो। और सिंगल साइन ऑन के लिए आपको एक प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल बने होना चाहिए, एक सेपरेट मॉड्यूल जिससे कि सारी सिक्योरिटी को हैंडल कर रहा हो। और वो सिंगल साइन ऑन बनाने के लिए पैम बहुत यूज़फुल होता है। तो अगर आप करेक्टली यूज़ कर रहे हो तो पैम के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं किसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास। बस कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसका काम भी नहीं बढ़ना चाहिए, कंप्यूटर का नाम एफिशिएंसी है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत फ़ायदा होता है पैम से, प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल से। और क्या फ़ायदा होता है कि एक कॉमन ऑथेंटिकेशन स्कीम प्रोवाइड करता है और वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस होंगे, लेकिन ऑथेंटिकेशन स्कीम एक कॉमन होगी। एक बार आपने उसमें कॉन्फ़िगर कर दिया, क्योंकि पैम मॉड्यूलर डिज़ाइन का होता है और कंप्लीट कंट्रोल देता है कि कैसे यूज़र की ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। एक उसमें उसको 100% ऑथेंटिकेशन दे दो, एक में बिल्कुल नहीं दे दो, एक में टॉप लेवल के दे दो, लोअर लेवल के नहीं दे दो, एक में लोअर लेवल के दे दो, टॉप लेवल के नहीं दे दो। कुछ प्रोग्राम्स में आप क्या करो कि उसे बोलो कि ये इसमें किसी को भी ऑथेंटिकेशन मांगने की ज़रूरत नहीं, जबकि वो प्रोग्राम को चाहिए ऑथेंटिकेशन। ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन आप पैम से बोल दो कि भाई इसके ऑथेंटिकेशन ओके, तो 100% फ्लेक्सिबिलिटी देता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को। तो कॉमन ऑथेंटिकेशन स्कीम देता है, बहुत बड़ा फ़ायदा है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करता है। बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल देता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और एप्लीकेशन डेवलपर को। एप्लीकेशन डेवलपर का भी काम काफ़ी ईजी हो जाता है। एप्लीकेशन डेवलपर कोई इस बात की झंझट नहीं होती कि भाई सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने प्रोग्राम पर कंसंट्रेशन कर सकते हैं। पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन स्कीम उन्हें पता है, वो हो जाएगी। मतलब सिक्योरिटी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रोग्राम में फोकस करो। पहले क्या होता था, कंप्यूटर प्रोग्रामर को प्रोग्राम के बारे में भी सोचना है, सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना है, हर लेवल की सिक्योरिटी कहीं ओवरराइट तो नहीं होगी। उसने कहा जी सिक्योरिटी छोड़ दो, आप वो प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल देख लेगा। क्या करना है आप उसे बता देना, आप प्रोग्राम तैयार करो, बाकी टेंशन छोड़ दो। आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से बोला कि आप चिंता मत करो, आप बताओ आपको करना क्या है। जो चीज़ आपके मन में आई, जिस तरह की सिक्योरिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, मैट्रिक्स बनाओ। प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स उस तरह की सिक्योरिटी मैट्रिक्स इन्फोर्स कर देगा। यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खूबसूरती, कि एक बार आपने प्रोग्राम बना दिया तो फिर वो ऑब्जेक्ट बन गया, वो हर जगह यूज हो सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यही खूबसूरती है। प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। सिक्योरिटी, अब ऐसा है कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें सिक्योरिटी भी आप सोच रहे हो, तो आप सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट डेवलप नहीं हो सकते, क्योंकि आपको सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी होना पड़ेगा और वो प्रोग्रामिंग भी बनानी पड़ेगी। इसमें क्या होगा, तो आप प्रोग्राम बनाइए, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का काम तो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट करेगा, वो करेगा। तो एक स्पेशलाइजेशन हो गया और उस पैम डेवलप होने लगे। तो हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल डिफरेंट तरीके से होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिक्योरिटी कर्नल होता है। सिक्योरिटी कर्नल रेफरेंस के अंदर रेफरेंस मॉनिटर होता है। तो हमने सिक्योरिटी कर्नल के बारे में पढ़ा था पहले सेशंस में, और इस सेशन में हमने पढ़ा रेफरेंस मॉनिटर के बारे में, और फिर पढ़ा प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स के बारे में। और हमने ये पढ़ा कि भाई रेफरेंस मॉनिटर के बारे में पढ़ा कि रेफरेंस मॉनिटर सिक्योरिटी कर्नल के अंदर होता है और रेफरेंस मॉनिटर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और हमने ये पढ़ा कि रेफरेंस मॉनिटर एक गार्ड की तरह होता है।
और फिर हमने ये पढ़ा कि प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल होता है। प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल एक डिफरेंट तरीके से काम करता है, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर आ जाती है। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है और ये डेवलपर को भी टेंशन फ्री कर देता है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को भी टेंशन फ्री कम कर देता है, उसका टेंशन कम कर देता है, दोनों के काम को रिड्यूस करता है। मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के काम को भी रिड्यूस करता है और एप्लीकेशन डेवलपर के काम को भी रिड्यूस करता है। एप्लीकेशन डेवलपर को ये टेंशन नहीं लेना है कि भाई सिक्योरिटी कैसे इन्फोर्स होगी, क्या होगी, किस तरह से लेवल्स बनेंगे सिक्योरिटी के, ये सब काम पैम का है। और जैसे ही वो सॉफ्टवेयर बनाता है और उसके बाद रन टाइम से पहले, रन टाइम का मतलब क्या है, जब सॉफ्टवेयर रन करते हैं कई बार रन टाइम एरर हो जाता है। आप सॉफ्टवेयर सब कुछ बना देते हैं लेकिन जब टेस्ट करते हैं जो एरर्स आते हैं वो रन टाइम एरर कहते हैं। रन टाइम एरर आप कंफ्यूज होंगे कि क्या होता है रन टाइम एरर। आईटी टेक्नोलॉजी में एक बड़ी अच्छी बात है कि उसके वर्ड्स आधा उसका लॉजिक कन्वे कर देते हैं। तो जैसे रन टाइम एरर है तो एप्लीकेशन के रन करते समय जो टाइम हुआ वो रन टाइम होगा। तो रन टाइम से पहले आप उसको प्लग कर लेते हैं। मतलब आपको टेस्ट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नो डाउट मॉड्यूलरिटी और कई चीज़ों के लिए आप पहले टेस्ट करोगे, लेकिन आप अपना प्रोग्राम तैयार करो, पैम को उसको प्लग इन करो और उसके बाद अपना प्रोग्राम चालू कर दो और उसको टेस्ट करो और फिर उसके बाद आप उसे रिलीज़ कर सकते हो। थैंक्स।